बारिश में गरीब बहू की पेड़ रसोई में चटपटे पकवान। रामपुर गांव में सुबह से ही काले बादल छाए हुए होते हैं। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है। गांव के कच्चे घरों की मिट्टी भीगने लगती है। कमला देवी का छोटा सा मिट्टी का घर पानी से घिर जाता है। दरवाजे के पास बना चूल्हा पूरी तरह से भीग चुका होता है। बारिश का पानी लगातार अंदर आ रहा होता है और चूल्हे पर छींटे पड़ रहे होते हैं। मम्मी जी देखना, चूल्हा फिर बुझ गया। बहुत तेज भूख लगी है। बेटा एक बार और कोशिश कर ले, शायद इस बार जल जाए। नेहा सूखी लकड़ियां चुनकर चूल्हे में लगाती हैं। वो फूंक मार मार कर आग जलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तेज हवा और पानी के छींटों से आग तुरंत बुझ जाती है। धुआं पूरे घर में भर जाता है। मम्मी जी आज तो रोटी बन ही नहीं पाएगी। पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। पूरे गांव का यही हाल होगा। नेहा आटे का कटोरा लेकर पड़ोस में शकुंतला आंटी के घर चली जाती है। वहां भी बारिश टपक रही होती है, लेकिन चूल्हे में लकड़ी की जगह उपले रखे होते हैं और आग किसी तरह जल रही होती है। शकुंतला आंटी, आपके यहाँ चूल्हा कैसे जल रहा है? बेटा बहुत देर मेहनत की तब जाकर जला। लकड़ी तो सारी भीग गई थी, इसलिए उपले डाले हैं। आंटी इसे अभी लीपना मत, मैं भी अपने घर की रोटी बना लूं। हमारे यहाँ तो चूल्हा बिल्कुल नहीं जल रहा। अरे पगली, तू यही बना ले। बारिश में पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। नेहा जल्दी जल्दी रोटियां सेकती है। वो कपड़े में लपेट कर रोटियां घर ले आती है। कमला देवी, मोहन जी, रघु और नेहा मिट्टी के फर्श पर बैठकर सूखी रोटी खाते हैं। बाहर बारिश लगातार बरस रही होती है। बस भगवान ऐसे दिन किसी को न दिखाए। गरीबी की बारिश सबसे कठिन होती है। रघु खाना खाकर काम पर चला जाता है। उसी समय गांव के बड़े पक्के मकानों में पकवान बन रहे होते हैं। एक बड़े घर में जहां रघु माली का काम करता है, वहां गर्म पकौड़ियां तली जा रही होती है। चाय उबल रही होती है, नूडल्स बन रहे होते हैं और मसालों की खुशबू बाहर तक फैल रही होती है। रघु हल्की बारिश में पेड़ों की कटिंग कर रहा होता है। अरे रघु, अंदर आकर नाश्ता कर ले। नहीं मालिक, मैं तो घर से खाकर आया हूँ। अच्छा, जैसा तुझे ठीक लगे। मालिक अंदर चला जाता है। रघु पकौड़ियों की खुशबू महसूस करता रहता है। उसके पेट में भूख से गुड़गुड़ाहट होती है, लेकिन वो चुपचाप काम करता रहता है। बारिश में कितने अच्छे पकवान बन रहे हैं। खुशबू से ही मन भर जा रहा है। कई दिन तक बारिश नहीं रुकती। नेहा की रसोई में रोज नई परेशानी होती है। कभी लकड़ी गीली हो जाती है, कभी मिट्टी बह जाती है, कभी पानी भर जाता है। एक शाम वो घर के बाहर छोटे से छज्जे के नीचे बैठ जाती है। घर के बगल में एक बड़ा पेड़ खड़ा होता है। उसकी डाल पर लकड़ी का छोटा सा चिड़िया का घर टंगा होता है। चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए कितना अच्छा घर बना लेती है। वो ध्यान से देखती है, तभी एक चिड़िया चोंच में दाना लेकर आती है और अपने बच्चों को खिलाने लगती है। बारिश की बूंदें पेड़ की पत्तियों पर गिर रही होती हैं, लेकिन चिड़िया के बच्चे सुरक्षित रहते हैं। देखो ये चिड़िया हमसे भी ज्यादा समझदार है। कम से कम अपने बच्चों को बारिश से बचा तो रही है। तभी कमला देवी उसके पास आकर बैठ जाती हैं। दोनों बारिश को देखते हुए नीचे बैठी रहती हैं। क्या सोच रही है बेटा? मम्मी जी, मैं इस रसोई से बहुत परेशान हो गई हूँ। रोज धुआं, पानी और बुझती आग। हाँ बेटा, परेशानी तो है, लेकिन यही जिंदगी है। संघर्ष से ही घर चलता है। नेहा फिर से पेड़ पर टंगे चिड़ियाघर को देखने लगती है। उसके मन में पहली बार ये ख्याल आता है कि अगर कोई रसोई जमीन से ऊपर होती तो शायद बारिश से बच जाती। आसमान में बिजली चमकती है और बारिश की बूंदें पेड़ की पत्तियों पर टप टप गिरती रहती हैं। अगली सुबह से ही आसमान काले बादलों से ढका होता है। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। कमला देवी के कच्चे घर की मिट्टी पानी से गलने लगती है। घर के अंदर की जमीन पूरी तरह कीचड़ से भर जाती है। जगह जगह पानी जमा हो जाता है और चलते समय पैरों में दलदल जैसा एहसास होता है। चूल्हे के पास पानी पहुंच चुका होता है। ये बारिश से रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हम तो पूरी तरह परेशान हो गए हैं। बेटा घर के अंदर पैर रखना भी मुश्किल हो गया है। लगता है आज फिर खाना बनाना मुश्किल होगा। बारिश लगातार तेज होती जाती है। गांव की सारी औरतें अपने अपने घरों से बाहर निकलकर छज्जों के नीचे खड़ी हो जाती हैं। हर किसी का कच्चा घर पानी से भर रहा होता है। आज तो बारिश का पानी घर के अंदर तक भर गया। खाना भी बनाना मुश्किल हो गया है। आंटी जी, हमारे यहाँ भी यही हाल है। ऊपर से रसोई में आग ही नहीं जलती। भूख में तो मेरा दिमाग भी काम नहीं करता। नेहा भी भीगते हुए उनके साथ खड़ी होती है। वो अपने घर की ओर देखती है, जहाँ पानी धीरे धीरे अंदर घुस रहा होता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। अब इस रसोई में रहना मुश्किल हो गया है। कई दिनों बाद बारिश बंद होती है। आसमान साफ हो जाता है और तेज धूप निकल आती है। घर के बाहर की मिट्टी सूखने लगती है। नेहा परिवार वालों को बुलाकर बिठाती है। हम अपनी रसोई अब घर के अंदर नहीं रख सकते। हमें कोई नया जुगाड़ करना होगा। बेटा रसोई और कहाँ बनाएगी? हमारे पास तो यही एक घर है। हाँ बेटा, तेरी मम्मी सही कह रही है।
हम अपनी रसोई पेड़ पर बना सकते हैं। ये सुनते ही सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। रघु आश्चर्य से खड़ा हो जाता है। पेड़ पर रसोई कैसे बनेगी? नीचे गिर गई तो? बेटा, इंसान और चिड़िया की तुलना मत कर, वो पक्षी है, कहीं भी घर बना लेते हैं। मम्मी जी, मैंने उस चिड़िया को देखा था, उसने कितनी लगन से अपने बच्चों के लिए घर बनाया है। मैं भी मेहनत करके अपनी रसोई बनाऊंगी। इस घर के अंदर तो वैसे भी रसोई नहीं चल रही। अच्छा बेटा, अगर तुझे ठीक लगता है तो कोशिश कर ले। अगले ही दिन नेहा और रघु पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। रघु कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ियां काटता है। नेहा उन्हें बराबर करके रखने लगती है। पहले मोटे पट्टे डालो, फिर इनके ऊपर लकड़ी की चौकी बनेगी। ठीक है, मैं इन्हें मजबूत बांध देता हूँ। दोनों रस्सियों से लकड़ियां कसकर बांधते हैं। धीरे धीरे पेड़ की मोटी शाखाओं पर लकड़ी का छोटा सा फर्श तैयार होने लगता है। फिर नेहा बांस और लकड़ी से छज्जा बनवाती है ताकि बारिश का पानी अंदर न आए। यहाँ पत्तों और घास की छत लगा लेते हैं, तब पानी नहीं गिरेगा। रघु 2 लंबे फट्टे लगाकर सीढ़ी बनाता है। बीच बीच में लकड़ी की डंडियां ठोककर पैर रखने की जगह तैयार की जाती है। नेहा मिट्टी गूंथकर अपने आटों से छोटा सा चूल्हा बनाती है। अब यहाँ आग जलेगी तो पानी नहीं पहुँचेगा। वो पीछे लकड़ी की तख्तियां लगाकर बर्तन और डिब्बे रखने की जगह भी बना देती है। 2 दिन तक दोनों सुबह से शाम तक मेहनत करते रहते हैं। तीसरे दिन पेड़ पर बनी रसोई पूरी तरह तैयार हो जाती है। हरी पत्तियों की छत, लकड़ी की दीवारें और मिट्टी का चूल्हा उसे बहुत सुंदर बना देते हैं। अरे वाह बेटा, ये तो सचमुच बहुत सुंदर लग रही है। और सबसे बड़ी बात बारिश का पानी यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। हाँ मम्मी जी, अब बस खाने का इंतजाम करना है। कुछ दिन बाद गांव में सब्जी वाला आता है। सारी औरतें सब्जियां खरीद रही होती हैं। नेहा दूर खड़ी सब्जियों को देखती रहती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। सामने मधुबाला और उसकी बहू बरामदे में बैठी होती है। देखना बेटा, नेहा सब्जियों को कैसे देख रही है। जरूर इसके पास पैसे नहीं हैं। मम्मी जी, आप इसे सब्जियां दे दीजिए, बारिश में इनके घर की हालत बहुत खराब है। हाँ बेटा, इसने भी कई बार हमारी मदद की है। मधुबाला छाता लेकर नेहा के पास आती है। बेटा, हमारे बगीचे में बहुत सारी सब्जियां लगी है, थोड़ी हमने घर के लिए रख ली है, बाकी तू ले जा। आंटी, मैं शाम को आकर ले जाऊंगी। शाम को नेहा मधुबाला के बगीचे में जाती है। वो आलू, बैंगन, लौकी, टमाटर और हरी मिर्च तोड़ती है। टोकरी भरकर सब्जियां लेकर वो अपनी पेड़ वाली रसोई में पहुंचती है। पहली बार वो वहां चूल्हा जलाती है। ऊपर हवा चल रही होती है लेकिन रसोई सूखी और सुरक्षित रहती है। आज पहली बार हमारी नई रसोई में खाना बनेगा। नीचे रघु लकड़ी की लंबी मेज रख देता है। ऊपर से एक चौड़ा लकड़ी का फट्टा निकाला जाता है ताकि बारिश की बूंदें मेज तक न पहुंचे। थोड़ी देर में आलू दम की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। अरे वाह, तूने तो बड़ी स्वादिष्ट आलू की सब्जी बनाई है। नेहा, तुमने साधारण आलू को आलू दम बना दिया। रोटी के साथ तो कमाल लग रहा है। आज बहुत दिनों बाद मन भरकर खाना खाने को मिला है। पूरा परिवार लकड़ी की मेज के चारों ओर बैठकर गरम रोटी और आलू दम खाता है और नीचे बारिश की बूंदें धीरे धीरे मिट्टी पर गिर रही होती हैं। सबके चेहरे पर लंबे समय बाद सुकून और खुशी दिखाई देती है। क्या आपको लगता है कि नेहा की पेड़ वाली रसोई उसे किसी बड़े मुकाम तक पहुंचाएगी या ये सिर्फ एक अस्थायी जुगाड़ है? पेड़ पर बनी नई रसोई को कई दिन हो चुके होते हैं। अब नेहा रोज मधुबाला आंटी के घर से थोड़ी थोड़ी सब्जियां लेकर आती है। जो सब्जियां खराब होने लगती हैं या उनके बीज बच जाते हैं, नेहा उन्हें पेड़ के नीचे की मिट्टी में दबा देती है। कभी टमाटर के बीज, कभी लौकी, कभी तोरई, कभी बैंगन के बीज। धीरे धीरे पेड़ के चारों ओर छोटी छोटी बेलें निकलने लगती हैं। हे भगवान, मेरी सब्जियां जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए। मैं कब तक आंटी के घर से सब्जियां मांग कर लाती रहूंगी? उन्होंने पहले ही हमारी बहुत मदद कर दी है। कमला देवी भी उसके पास आकर बैठ जाती हैं। वो ऊपर बनी रसोई को देखकर मुस्कुरा देती हैं। बेटा, तूने तो सच में कमाल कर दिया। जिस दिन से ये पेड़ वाली रसोई बनी है, उस दिन से खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं आती। आराम से बैठकर खाना खाते भी हैं और बारिश में भी सब सुरक्षित रहता है। मम्मी जी, अब रसोई में पानी नहीं भरता और धुआं भी नहीं फैलता। उसी समय रघु बड़े घर में माली का काम कर रहा होता है। वहां किसी फंक्शन के बाद बहुत सारी सब्जियां बच जाती हैं। मालकिन एक डिब्बा भरकर रघु को बुलाती है। रघु, ये शाही पनीर और सब्जी ले जाओ, हमारे यहाँ फंक्शन था, काफी खाना बच गया है। ठीक है मालकिन, धन्यवाद, मैं घर ले जाता हूँ। बाहर हल्की बारिश हो रही होती है। रघु डिब्बा संभालकर घर पहुँचता है और पेड़ के नीचे खड़ी नेहा को आवाज देता है। नेहा, अरे आज तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? देखो, आज मैं वैसे ही पकवान लेकर आया हूँ। मालकिन ने बची हुई सब्जी दे दी। आज सब लोग इसी से खाना खाएंगे। अच्छा दीजिए, मैं इसे गरम कर देती हूँ। नेहा ऊपर रसोई में जाकर शाही पनीर गरम करती है। नीचे लकड़ी की मेज पर कमला देवी, मोहन जी और रघु बैठ जाते हैं।
बारिश की बूंदें गिर रही होती हैं और पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाने लगता है। अरे वाह, आज तो बड़े घर जैसा खाना मिला है। कितने दिनों बाद आज इतना स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं। सब लोग खुशी खुशी खाना खाते हैं, लेकिन नेहा चुपचाप बारिश में दूर गांव के बड़े घरों की ओर देखती रहती है। सबके घर कितने अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और मेरा परिवार अक्सर सूखी रोटी पर ही रह जाता है। काश एक दिन मैं भी रोज अच्छे पकवान बना पाऊं। अगले दिन फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। पेड़ के नीचे लगी सब्जियों की बेलें पानी के दबाव से मिट्टी में दबने लगती हैं। नेहा तुरंत सिर पर पुराना कट्टा ओढ़कर बाहर दौड़ती है। अरे मेरी बेलें खराब हो जाएंगी। वो झुककर मिट्टी हटाती है और बेलों को सावधानी से ऊपर उठाती है। फिर रस्सी बांधकर उन्हें पेड़ वाली रसोई के सहारों पर चढ़ा देती है ताकि वो पानी से बच जाएं और ऊपर ही फैल जाएं। अरे बेटा अंदर आजा, देख कितनी तेज बारिश हो रही है। हाँ मम्मी जी, बस बेलें बांध कर आती हूँ। बारिश देर तक चलती रहती है, लेकिन अब बेलें ऊपर रसोई के पास सुरक्षित लटक रही होती हैं। रविवार की सुबह गांव में साप्ताहिक बैठ लगती है। चारों तरफ सब्जियां, खिलौने और पकवानों की दुकानें सजी होती हैं। नेहा अपनी पड़ोस की भाभियां प्रियंका और जयंती के साथ बाजार पहुंचती हैं। तीनों भीड़ में चल रही होती हैं। नेहा, आज ज्यादा पैसे खर्च मत कर देना। अरे भाभी, मैं तो सिर्फ देखने आई हूँ। तभी गोलगप्पे वाला जोर से आवाज लगाता है, आइए बहनों, एक खाओ तो 10 फ्री जैसा मजा आएगा। 10 फ्री नहीं, पहले एक का ही हिसाब बता। तीनों हंस पड़ती हैं। आगे चूड़ी की दुकान पर नेहा चूड़ी पहनकर देखती है। अचानक उसकी कलाई फंस जाती है। अरे भाभी, मेरा हाथ निकालो। अरे बहन जी, चूड़ी नहीं, हाथ मोटा है। आसपास खड़े लोग हंसने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से हाथ निकलता है। तभी जयंती आलू के भाव पूछती है। आलू कितने के दिए? 60 रुपए किलो। इतने महंगे? इसमें सोना मिला है क्या? सब्जी वाला भी हंस पड़ता है। लौटते समय नेहा मसाले की खुशबू सूंघकर रुक जाती है। चलो जल्दी, नहीं तो तुम यही दुकान खोल लोगी। अच्छा आइडिया है, अगली बार नेहा की पेड़ वाली रसोई में ठेला लगाऊंगी। तीनों जोर जोर से हंसते हुए गांव की कच्ची गली में वापस लौट जाती हैं। अगले दिन हल्की फुहार पड़ रही होती है। नेहा बाहर निकलकर अपनी बेलों को देखती है। एक बेल पर हरा भरा घिया लटका होता है। पास की तोरई की बेल पर अभी छोटे छोटे पत्ते ही आए होते हैं। मम्मी जी देखो, हमारी बेल पर पहला घिया आ गया है। वो घिया तोड़ती है और तोरई के कुछ कोमल पत्ते भी तोड़ लेती है। ऊपर रसोई में जाकर घिया को गोल गोल टुकड़ों में काटती है। तोरई के पत्तों को बारीक काटती है और आटे का घोल बनाकर सब मिलाती है। फिर गरम तेल में पकौड़ियां तलने लगती है। थोड़ी देर में खुशबू फैल जाती है। अरे वाह, आज तो पकौड़ियों की खुशबू आ रही है। पूरा परिवार पेड़ के नीचे मेज पर बैठ जाता है। हल्की बारिश हो रही होती है और सामने खेतों में धुंध छाई रहती है। सब गरम पकौड़ियां खाने लगते हैं। बेटा, ये किस चीज की पकौड़ी बनाई है? बहुत ही स्वादिष्ट है। मम्मी जी, ये घिया और तोरी के पत्तों की पकौड़ी है। देखिए, हमारे अपने पौधों की पहली फसल। सच में अपने उगाए खाने का स्वाद ही अलग होता है। सब लोग बारिश का मजा लेते हुए पकौड़ियां खाते हैं। उसी समय रघु का फोन बजता है। वो फोन उठाता है। अरे रघु, अब इतनी बारिश पड़ रही है कि तुझे आने की जरूरत नहीं है। लोग कहीं आ जा ही नहीं रहे हैं। फिलहाल घर पर ही रहो। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। फोन कट जाता है। नेहा मुस्कुराकर गरम पकौड़ी सबकी थाली में रख देती है। अगले दिन सावन का मौसम पूरे गांव पर छाया हुआ होता है। हल्की हल्की बारिश लगातार पड़ रही होती है। कच्ची गलियों में पानी बह रहा होता है। गांव की सड़क पर कुछ ठेले वाले सिर पर छतरी लगाए घूम रहे होते हैं। गोलगप्पे ले लो, खट्टे मीठे गोलगप्पे। गरमा गरम चिली पोटैटो ले लो। पकौड़ी, समोसा, चाट ले लो। नेहा के परिवार पेड़ के नीचे बैठा उनकी आवाजें सुन रहा होता है। पकवानों की खुशबू हवा में फैल जाती है। सबका मन ललचा जाता है, लेकिन किसी के पास पैसे नहीं होते। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। मन तो मेरा भी कर रहा है। चिंता मत करो, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि तुम्हें बाजार की याद नहीं आएगी। नेहा ऊपर अपनी पेड़ वाली रसोई में चली जाती है। वो थोड़ी सी सब्जी में ज्यादा मसाले, हरी मिर्च और नींबू डालकर उसे चटपटा बना देती है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार नीचे मेज पर बैठकर खाना खाने लगता है। बेटा, तूने साधारण खाने को भी इतना स्वादिष्ट बना दिया। मम्मी जी, खाने के लिए पैसे कम हो तो क्या हुआ, स्वाद बनाने का हुनर तो मेरे पास है। उसकी बात सुनकर कमला देवी, मोहन जी और रघु जोर से हंस पड़ते हैं। बारिश के फुहारों के बीच परिवार का माहौल खुशियों से भर जाता है। अब नेहा रोज अपनी रसोई में कुछ नया बनाने की कोशिश करती रहती है। उसी समय बाहर फिर से आवाज आती है। गोलगप्पे ले लो। अरे गोलगप्पे तो हम घर पर भी बना सकते हैं। सूजी नहीं है तो क्या हुआ, आटा तो है। वो आटा गूंथकर छोटे छोटे गोल पेड़े बनाती है। उन्हें बेलकर कढ़ाई में तलती है। देखते ही देखते गोलगप्पे फूलकर गोल गोल हो जाते हैं।
अरे वाह, सचमुच गोलगप्पे बन गए। पेड़ के नीचे लगे छोटे नींबू के पौधे से नेहा 2 नींबू तोड़ती है। सिलबट्टे पर हरी मिर्च, धनिया और नमक पीसकर हरी चटनी बनाती है। उसमें पानी मिलाकर खट्टा पानी तैयार करती है। फिर थोड़ा पानी अलग करके उसमें चीनी घोल देती है। लो, खट्टा पानी भी तैयार और मीठा पानी भी। वो गोलगप्पे नीचे मेज पर रख देती है। पूरा परिवार गोलगप्पे खाने लगता है। अरे वाह बेटा, बारिश में तूने तो बड़ा मजा करा दिया। बिना सूजी और बिना बाजार के सामान कितने स्वादिष्ट गोलगप्पे, तूने तो कमाल कर दिया। देख लिया मम्मी जी, आपकी बहू में कूट कूट कर टैलेंट भरा है। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। गोलगप्पों की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। अगले दिन पड़ोस की एक औरत पेड़ वाली रसोई के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। नेहा, आज क्या बनाया है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आंटी बैठो, आपके लिए भी लेकर आती हूँ। वो ऊपर से एक कटोरी लेकर आती है। आज मैंने शाही आलू बनाए हैं। पनीर तो था नहीं, इसलिए आलू से ही बना लिया। तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो किसी भी चीज का कुछ भी बना सकती है। साधारण सब्जी को भी पकवान बना देती है। यही तो मेरी खासियत है आंटी। गांव के लोग अक्सर यहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। नेहा सबको बड़े प्यार से खिलाती है। जब वो अपने परिवार को हंसते हुए खाना खाते देखती है तो उसके चेहरे पर संतोष आ जाता है। मेरा परिवार तो छोटे छोटे पकवानों में ही खुश हो जाता है। अब मैं रोज कुछ ऐसा बनाऊंगी कि इनके चेहरे की मुस्कान कभी न जाए। तभी गांव का छोटा बच्चा हाथ में मोबाइल लेकर दौड़ता हुआ आता है और लकड़ी की सीढ़ी चढ़कर ऊपर रसोई में पहुंच जाता है। चाची देखो ना, क्या आप ये पिज्जा बना सकती हो? नेहा मोबाइल में पिज्जा की तस्वीर ध्यान से देखती है। पहले कभी नहीं बनाया बेटा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। वो आटे का मोटा बेस तैयार करती है। टमाटर में थोड़ा नमक, मिर्च और चुटकी भर चीनी डालकर सिलबट्टे पर पीस देती है। यही हमारी पिज्जा सॉस बनेगी। वो सॉस को आटे के बेस पर लगाती है। बड़े बड़े टमाटर के टुकड़े रखती है। नीचे लगे शिमला मिर्च के पौधे से 2 शिमला मिर्च तोड़कर लंबा लंबा काटती है और ऊपर सजा देती है। थोड़ा नमक और मिर्च छिड़क कर उसे कढ़ाई में ढककर रख देती है। कुछ देर बाद वो ढक्कन उठाती है। अंदर नरम और गर्म पिज्जा तैयार होता है। उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। चाची, आपने तो सच में पिज्जा बना दिया। नेहा, तुमने बिना पैसे और बिना सामान के पिज्जा भी बना लिया। हर चीज के लिए पैसे नहीं चाहिए, कुछ चीजों के लिए दिमाग और मेहनत चाहिए। वो पिज्जा के छोटे छोटे टुकड़े काटकर सबको देती है। कमला देवी, मोहन जी, रघु और वो छोटा बच्चा नीचे बैठकर पिज्जा खाने लगते हैं। बेटा, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तूने तो सच में कमाल कर दिया। अब तो लगता है हमारी पेड़ वाली रसोई पूरे गांव की सबसे खास रसोई बन गई है। हल्की बारिश पड़ती रहती है। पेड़ पर बनी रसोई से उठती खुशबू पूरे गांव में फैलती रहती है और नीचे बैठा परिवार हंसते मुस्कुराते गर्म पिज्जा का आनंद लेता रहता है। अगले दिन कई दिनों बाद तेज धूप निकलती है। गांव की गलियां सूखने लगती हैं। पेड़ की पत्तियों पर चमकती धूप पड़ रही होती है। रघु सुबह सुबह मालिक के घर काम पर चला जाता है। आज मालिक के घर रसोई में बर्गर बन रहे होते हैं और मक्खन की खुशबू पूरे आंगन में फैल रही होती है। ले रघु, एक बर्गर तू भी खा ले। घर पर ही बनाया है, बहुत स्वादिष्ट बना है। धन्यवाद मालकिन। रघु धीरे से बर्गर खाता है। नरम बन और मसालेदार आलू का स्वाद उसके मुंह में घुल जाता है। वो आश्चर्य से मुस्कुराने लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं घर जाकर नेहा को जरूर बताऊंगा। वो भी बना देगी तो सब मिलकर खाएंगे। शाम को रघु घर लौटता है। नेहा पेड़ वाली रसोई में सब्जी काट रही होती है। नेहा, तुम बर्गर बना सकती हो क्या? मैंने आज मालिक के घर खाया, घर पर बनाया था और बहुत स्वादिष्ट था। बर्गर? अरे वो तो हम भी बना सकते हैं, ये तो बहुत आसान है। नेहा तुरंत रसोई में जाती है। उसे एक डिब्बे में थोड़ी सूजी मिल जाती है। वो सूजी भिगोकर गाढ़ा घोल बनाती है और तवे पर गोल गोल डाल देती है। थोड़ी देर में 2 नरम बन तैयार हो जाते हैं और वो उबले आलू मसल कर उनमें नमक, मिर्च और मसाले मिलाती है और दोनों बन के बीच भर देती है। उसका सस्ता घर वाला बर्गर तैयार हो जाता है। लो रघु, हमारा देसी बर्गर तैयार। तभी 2 औरतें रास्ते से गुजर रही होती हैं। खुशबू सूंघते ही वो पेड़ वाली रसोई के नीचे रुक जाती हैं। नेहा, तो हमें कोई काम करने ही नहीं देती। जहाँ भी जाते हैं तेरे घर की खुशबू हमें रोक लेती है। अरे आंटी जी, इतना परेशान मत होइए, बैठिए, आप भी बर्गर खाइए। तो फिर हमें भी दे दो, अब खाए बिना कहीं नहीं जाएंगे। थोड़ी देर में कमला देवी, मोहन जी, रघु और दोनों औरतें लकड़ी की मेज के चारों ओर बैठ जाते हैं। सब बर्गर खाने लगते हैं। हमें समझ नहीं आता तेरे दिमाग में इतने अच्छे अच्छे आइडिया आते कहाँ से हैं? तू इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना लेती है? ये सब दिमाग का खेल है आंटी। अगर इंसान गरीबी में भी खुश रहने की राह ढूंढ ले तो उसे नीचे कोई नहीं गिरा सकता। ये बात तो बिल्कुल सही कही तूने। सावन का महीना चल रहा होता है। दोपहर बाद हल्की बारिश फिर शुरू हो जाती है।
उसी समय दूर रास्ते पर दो लोग छतरी लिए पैदल आते दिखाई देते हैं। वो कीचड़ में चलते चलते भीग चुके होते हैं। वो नेहा के माता पिता होते हैं। पापा मम्मी आप लोग आ गए। नेहा दौड़कर दोनों के पैर छूती है। रघु भी आगे बढ़कर प्रणाम करता है। पापा नमस्ते, मम्मी नमस्ते, अंदर आइए। वो दोनों को मिट्टी के घर के अंदर बिठाता है और पानी लाकर देता है। उनके कपड़ों से बारिश का पानी टपक रहा होता है। नेहा, मम्मी पापा के लिए पहले चाय बना लो, बारिश में भीग गए हैं, सिर दर्द हो जाएगा। जी अभी लाती हूँ। नेहा सीढ़ी चढ़कर अपने पेड़ वाली रसोई में पहुंचती है। वो अदरक, तुलसी और मसालों वाली गर्म चाय चढ़ाती है। तभी उसकी नजर एक हांडी पर पड़ती है जिसमें पिछली रात की थोड़ी मैदा बची होती है। वो छोटे छोटे टुकड़े काट कर तेल में तल देती है। कुरकुरे नमक पारे तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद नेहा ट्रे में गर्म चाय और नमक पारे लेकर नीचे आती है। लो पापा, चाय और नमक पारे खाइए, बरसात के मौसम में मजा आ जाएगा। बेटी तूने तो आते ही थकान दूर कर दी। वाह कितने स्वादिष्ट बने हैं। हमारी नेहा तो हर चीज स्वादिष्ट बना देती है। अब तो गांव वाले भी इसकी रसोई के दीवाने हो गए हैं। बाहर हल्की बारिश टप टप गिर रही होती है। घास की छत से बूंदें नीचे टपकती रहती हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर गर्म चाय पीता है, नमक पारे खाता है और हंसते बतियाते शाम का आनंद लेता है। बारिश थम चुकी होती है। पेड़ के नीचे बनी खुली रसोई के पास ठंडी हवा चल रही होती है। नेहा के माता पिता चाय पीकर बैठे होते हैं। कमला नेहा को भावुक होकर देखती है। भाई साहब, आपने हमें बहू नहीं एक बेटी दी है। सच कहूँ तो नेहा जैसी बहू हर किसी के घर में होनी चाहिए। ये हर सुख दुख में हमारा साथ देती है। हमने तो सिर्फ अच्छे संस्कार दिए हैं। ये आपको अपने माता पिता ही मानती है। वाकई बहुत अच्छी लड़की है। पूरे गांव में इसके चर्चे होते हैं। गांव की किसी भी औरत से पूछ लो कि नेहा कैसी है, सब यही कहेंगे कि नेहा से अच्छी बहू पूरे गांव में नहीं है। ये सुनकर दिल खुश हो गया। हमारी बेटी अगर लोगों को सम्मान देती है तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या होगी। चलिए भाई साहब, अब हम चलते हैं, देर हो जाएगी। नहीं पापा, नहीं मम्मी, आप लोग अभी नहीं जा सकते। मैं खाना बनाऊंगी, खाना खाकर ही जाइएगा। नेहा तुरंत लकड़ी की सीढ़ी चढ़कर अपनी पेड़ वाली रसोई में चली जाती है। सभी लोग लकड़ी की मेज के चारों ओर बैठ जाते हैं। पेड़ के नीचे उसने पालक बो रखा होता है। वो ताजी पालक काटकर टोकरी में भर लेती है। रसोई में पहुंचकर नेहा पालक धोती है। घर में पनीर नहीं होता, इसलिए वो आलू छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर तवे पर सुनहरा तल लेती है और पालक में मिला देती है। सुगंध फैलने लगती है। आज पालक आलू बनेगा। फिर वो गेहूं के आटे में थोड़ा तेल डालकर परतदार लच्छा पराठा बेलती है और तवे पर सेकने लगती है। थोड़ी देर में गर्मा गर्म पराठे तैयार हो जाते हैं। नेहा थालियों में पालक, आलू और लच्छा पराठे परोस कर नीचे लाती है। सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। आपने तो बहुत अलग तरह की रसोई बना रखी है। ये सब नेहा का ही आइडिया है। इतना दिमाग हमारा नहीं चलता। खुली हवा में बैठकर खाना खाने का मजा ही अलग है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे किसी बाग में बैठे हो। हवा में मिट्टी और ताजे पालक की खुशबू घुली होती है। पूरा परिवार साथ बैठकर प्यार से खाना खाता है। रोज सुबह नेहा जंगल के किनारे चली जाती है। वहां से सूखी लकड़ियां चुनकर सिर पर रख लाती है। पेड़ के नीचे उसने टमाटर, मिर्च, पालक, लौकी और तोरे के छोटे छोटे पौधे लगा रखे होते हैं। जरूरत पड़ने पर वो वहीं से सब्जियां तोड़ लेती है। मसालों के लिए भी उसने छोटे पौधे लगाए होते हैं। काली मिर्च पकने पर वो दाने तोड़ती है, धूप में सुखाकर सिलबट्टे पर पीसती है और डिब्बे में भरकर रख देती है। अब बाजार की मसालों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसकी रसोई की हर चीज ताजी, देसी और बिना पैसे की होती है। उसी गांव में प्रधान का बहुत बड़ा पक्का मकान होता है। सामने बड़ा आंगन और बगल में बड़ा तबेला बना होता है जिसमें कई गाय भैंसें बंधी रहती हैं। प्रधान की सबसे प्यारी गाय का नाम लीलो होता है। वो उसे अपने हाथों से चारा खिलाता है और बहुत दुलार करता है। लीलो, तू मेरी सबसे प्यारी गाय है। अचानक तबेले में तेज आवाज आती है। लीलो किसी बात से बिदक जाती है और जोर जोर से रंभाने लगती है। उसे देखकर बाकी गाय भैंसें भी शोर मचाने लगती हैं। अरे लीलो बिदक गई। लीलो पीछे हटती है और उसकी रस्सी खुल जाती है। वो तेजी से गेट की ओर दौड़ पड़ती है। दोनों चौकीदार डरकर पीछे हट जाते हैं। अरे भाई जल्दी हटो, अगर इसने टक्कर मारी तो बुरी तरह से घायल हो जाएंगे। लीलो अपनी सींगों से गेट पर जोरदार चोट मारती है। गेट खुल जाता है और वो बारिश से भीगी गलियों में भाग जाती है। ये खबर मिलते ही प्रधान गुस्से से बाहर निकल आता है। अरे तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? एक गाय भी नहीं संभाल सके, गेट क्यों खोला? मालिक, वो बहुत तेज भाग रही थी, हमें लगा कि कहीं हमें घायल न कर दे। जाओ मेरी गाय अभी ढूंढ कर लाओ। घर के नौकर, चौकीदार और मजदूर गांव की गलियों, खेतों और रास्तों में लीलो को खोजने निकल पड़ते हैं। हर तरफ आवाजें लगाई जाती हैं। लीलो, लीलो। घंटों खोजने के बाद भी गाय कहीं नहीं मिलती। शाम होने लगती है। प्रधान आंगन में बेचैन होकर टहल रहा होता है।
अरे मुझे मेरी लीलो हर हाल में चाहिए, अगर वो नहीं मिली तो तुम सबको नौकरी चली जाएगी। मालिक, हमने पूरा गांव छान मारा लेकिन लीलो कहीं दिखाई नहीं दी। प्रधान का चेहरा चिंता से भर जाता है। अगले दिन गांव की चौपाल पर बड़ी पंचायत बैठती है। बारिश के बाद की ठंडी हवा चल रही होती है। गांव के सभी आदमी और औरतें वहां जमा हो जाते हैं। प्रधान अपने ऊंचे आसन पर बैठा होता है लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। देखिए, आज मैं आप सबसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं गांव में एक प्रतियोगिता रख रहा हूँ। जो ये काम कर दिखाएगा उसे पूरे 80,000 रुपए इनाम में मिलेंगे। ये सुनते ही चौपाल में हलचल मच जाती है। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अरे मालिक, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आप 80,000 रुपए दे रहे हैं? मेरी गाय लीलो कहीं खो गई है। जो उसे ढूंढ कर मेरे पास लाएगा उसे 80,000 रुपए मिलेंगे। अरे भाई मालिक, वो तो आपकी सबसे प्यारी गाय है ना? हाँ, लीलो मेरे लिए परिवार जैसी है, उसे ढूंढना ही होगा। इनाम की बात सुनते ही पूरे गांव में होड़ लग जाती है। मेरा परिवार ही लीलो को ढूंढेगा। चलो भाइयों, काम पर लगते हैं। 80,000 रुपए मैं ही जीतूंगा। थोड़ी देर में पूरा गांव लीलो को ढूंढने निकल पड़ता है। कोई खेतों में खोजता है, कोई नदी किनारे, कोई जंगल की ओर जाता है। कमला देवी का परिवार भी खोजने निकलता है। चलो हम भी ढूंढते हैं। 80,000 रुपए कौन छोड़ेगा? शाम तक पूरा गांव छान मारा जाता है लेकिन लीलो कहीं नहीं मिलती। लोग थक कर चौपाल के पास बैठ जाते हैं। अब हमारे बस का नहीं है, इतनी दूर दूर चलना मुश्किल है। अरे अगर गाय मिलेगी तो मिल जाएगी, वरना अब मैं नहीं ढूंढूंगा। सब लोग निराश होकर घर लौटने लगते हैं। अगले दिन सुबह नेहा, रघु, कमला देवी और मोहन जी जंगल में सूखी लकड़ियां चुन रहे होते हैं। अचानक नेहा की नजर दूर घास चरती एक गाय पर पड़ती है। उसके एक सींग पर लाल रंग का निशान बना होता है। देखो, ये तो प्रधान जी की लीलो है। क्या सच में? हमें तो पूरे 80,000 रुपए दिख रहे हैं। रघु धीरे धीरे गाय के पास जाता है। जैसे वो सींग पकड़ने की कोशिश करता है, लीलो जोर से बिदक जाती है और उसे धक्का मार देती है। रघु पत्थर पर गिर पड़ता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। उठिए, रहने दीजिए, ये बहुत बिदकी हुई है, कहीं और चोट ना लग जाए। नहीं, आज मैं 80,000 रुपए लेकर ही जाऊंगा। वो फिर से उठकर गाय के पास जाता है। इस बार लीलो सींग मारती है और रघु के पेट में चोट लग जाती है। वो करहा उठता है। नेहा, कमला देवी और मोहन जी चारों ओर से गाय को घेर लेते हैं। बड़ी मुश्किल से उसके पैरों और गले में रस्सी बांधी जाती है। अरे धीरे पकड़ो, रस्सी कसकर बांधो। पूरा परिवार मिलकर लीलो को गांव तक लाता है और प्रधान के घर पहुंच जाता है। अरे वाह, तुम लोगों ने मेरी लीलो को ढूंढ लिया। प्रधान गाय के सिर पर हाथ फेरता है। अरे लीलो, तू कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कितना ढूंढा। तभी उसकी नजर घायल रघु पर पड़ती है। उसके सिर से अभी भी खून बह रहा होता है। ये लो तुम्हारे 80,000 रुपए, और तुमने इतनी मेहनत की, ऊपर से चोट भी लग गई। और ये 20,000 रुपए और रखो, कुल 1 लाख रुपए। अब तुरंत मरहम पट्टी करवा लो। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। आपका बहुत शुक्रिया। परिवार रघु को सरकारी अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उसकी पट्टी कर देते हैं और आराम करने की सलाह देते हैं। रात को सब लोग घर में गोल घेरा बनाकर बैठते हैं। बीच में एक कपड़े पर पूरे 1 लाख रुपए रखे होते हैं। सबकी नजर उन पैसों पर टिकी होती है। अब इन पैसों का क्या करें? इन्हें ऐसे ही खर्च नहीं कर सकते, हमें कोई आमदनी का रास्ता बनाना होगा। तभी रघु के मन में एक विचार आता है। क्यों ना तुम्हारी पेट वाली रसोई को बड़ा करके खाना बनाने का काम शुरू करें? पूरे गांव में तुम्हारी रसोई मशहूर है। बात तो सही है, और फिर अच्छे पकवान बनाऊंगी। हाँ बेटा, यही सबसे अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। अगले ही दिन रघु बाजार से एक पुरानी लकड़ी की मेज खरीद लाता है। वो उसे पेड़ वाली रसोई के नीचे रख देते हैं। आटा, तेल, मसाले और दालें और बर्तन खरीद कर रसोई में सजा दिए जाते हैं। बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया जाता है। नेहा की पेड़ वाली रसोई। शाही पनीर 150 रुपए, दम आलू 60 रुपए, लच्छा पराठा 20 रुपए, गरम चाय 10 रुपए। गांव की औरतें बोर्ड देखकर रुक जाती हैं। अरे नेहा, तूने तो अपनी खुद की रसोई खोल ली। बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। पहले दिन नेहा पूरे गांव को मुफ्त भोजन का न्योता देती है। आज सब लोग हमारी रसोई में खाना खाने आए। आज सबके लिए मुफ्त दावत है। पेड़ के नीचे मेजें भर जाती हैं और गरम गरम पकवान परोसे जाते हैं। लोग स्वाद लेकर खाना खाते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है। तेरी रसोई खूब चलेगी नेहा। अगले दिन से राहगीर, किसान और गांव वाले रोज वहां खाना खाने आने लगते हैं। रसोई मुख्य सड़क के किनारे होती है और पेड़ पर बनी सुंदर रसोई दूर से ही लोगों का ध्यान खींच लेती है। धीरे धीरे नेहा की आमदनी बढ़ने लगती है। महीनों बीत जाते हैं। नेहा हर कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाती रहती है। आखिरकार वो अपने पुराने मिट्टी के घर की जगह ईंटों का पक्का मकान बनवाना शुरू कर देती है।
लेकिन पेड़ वाली रसोई वैसी ही बनी रहती है और वहीं से उसका काम चलता रहता है। शाम को नेहा अपनी रसोई के नीचे खड़ी नए पक्के घर को देखती है। हवा में पकवानों की खुशबू फैली होती है और उसके चेहरे पर संतोष की चमक होती है। अगर आपको अचानक 1,00,000 रुपए मिल जाएं, तो आप उन पैसों का क्या करेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।